हो चुकी थी। ठीक है, जनपद क्या था, कैसे बना, आपको इस बारे में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए जो महाजनपद है तो इसका मतलब कैसे बना। आप देखिए फ्रेंड्स, महाजनपद एकदम से आया नहीं है, ये पहले बना था जनपद। आप देखिए कि जब इंसान दुनिया में पहली बार आया था, जब उसके बाद हमारे जो वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है, वैदिक पीरियड में देखिए कि वहाँ पे जनपद बने थे। वैदिक पीरियड में लोग कबीलों में रहते थे, उसे जनपद कहते थे। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में महाजनपद बन गए। आपको मैं यहाँ पे मीनिंग बताता क्या हो, देखिए जनपद से बने हैं महाजनपद। जनपद का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जनपद का देखिए, जन का मीनिंग है यहाँ पे लोग, और पद का मीनिंग है यहाँ पे चरण। ठीक है, जन का मीनिंग है लोग यानी कि पीपल, और पद का मतलब है चरण। ठीक है, यानी कि आप देखिए जो महाजनपद थे, आप देखिए कि जब स्टार्टिंग में कबीले, देखिए जब कबीले बनते थे, कबीले में क्या होता था कि जो कबीलों का सरदार यानी कि जो राजा होता था, उसे लोगों द्वारा चुना जाता था। ठीक है, लोगों द्वारा चुना जाता था। तो अब देखिए जब महाजनपद बने, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में जब महाजनपद बने, तो वहाँ पे क्या होगा कि जब राजा बनाया जाता था तब उसका बेटा, यानी कि उसका बेटा ही हेरिडेटरी हो गया ना यहाँ पे। यानी कि पहले कैसे कैसे होता था जनपद के टाइम पे, जब कबीले होते थे कि राजा को चुना जाता था, अगर राजा अच्छा काम ना करे तो उसे उतार के दूसरा राजा बना दिया जाता था लोगों के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए जब महाजनपद बने, यहाँ पे उल्टा था। यहाँ पे क्या था कि जब एक राजा यानी कि मर जाए तो उसका बेटा आगे राजा बनेगा, तो इनकी यहाँ पे हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए महाजनपद जो है वो बहुत ही फेमस है, आप इसको अच्छे से करिए। देखिए फ्रॉम द 16th century onwards, the widespread use of iron in eastern UP and western Bihar created conditions for the formation of large टेरिटोरियल स्टेट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ फ्रेंड 16th सेंचुरी लिखा हुआ है, यहाँ पे 6th सेंचुरी आएगा। यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे आप इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे 6th सेंचुरी आएगा, 16th सेंचुरी नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 6वीं शताब्दी की बात है कि तकरीबन देखिए महाजनपद जो है, देखिए जैसे हुआ था ना, जो आयरन है, जो लोहा था, उसकी जो खोज हुई थी, तो लोहा इतना फेमस हो गया था ईस्टर्न यूपी के पार्ट में, वेस्टर्न बिहार में, कि लोहा जो है वो बहुत ज़्यादा एकदम से फेमस हो गया। आप देखिए जैसे आजकल इंटरनेट की खोज हुई है कि सभी जगह पर इंटरनेट जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गया। पहले जब जब इसकी लोहे की खोज हुई थी तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में किया जाने लगा। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे हुआ, ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार में। ठीक है, अब देखिए द न्यू एग्रीकल्चर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स अनेबल द पीजेंट to the produce more, and the extra produce was collected by princes to meet military and advanced administrative needs। अब देखिए जो लोहे का इस्तेमाल है वो कहाँ पे हुआ है। अब देखिए जो न्यू एग्रीकल्चर टूल्स हैं वो लोहे से बनाए गए, यानी कि खेती बाड़ी के जो नए यंत्र हैं, यानी कि जो टूल्स हैं वो लोहे के साथ बनाए जाने लग गए। अब जो राजा महाराजा हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो अपनी मिलिट्री के लिए जो हथियार बनाते थे वो भी इससे बनाने लग गए। ठीक है, तो विद दिस द जनपद स्टार्टिंग गिविंग वे टू महाजनपद। अब देखिए यानी कि आपको मैंने अभी बताया ना कि पहले बने जनपद फिर बने महाजनपद। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जनपद है, जनपद यहाँ से बने, जनपद के बाद क्या बना है, महाजनपद। देखिए पहले क्या था, कबीले, पहले था एक इंसान, ठीक है, फिर वो ग्रुप में रहने लग गया, फिर बन के कबीले, कबीले से बने जनपद, जनपद से बने महाजनपद। आपको मैं सिंपल यहाँ पे मीनिंग बताता हूँ एक बार और। देखिए महाजनपद क्या है, आप देखिए जैसे पहले क्या होता था कि इंसान जो था वो जब लड़ता झगड़ता रहता था आपस में, तो उसने कबीले बना लिए। यानी कि मान लीजिए कि एक कबीला है, उसने दूसरे कबीले को अपने में मिला लिया, ठीक है, तो उसने एक दो कबीलों को मिला के उसको बना दिया जनपद। अब देखिए एक कबीले ने अगर अपना कितने सारे 10 कबीले 20 कबीले जीत लिए, ठीक है, 20 कबीले जीत लिए, उसे बना दिया उसने महाजनपद। सिंपल सी बात, यानी कि देखिए एक गाँव है, ठीक है, अब एक गांव में जैसे वो एक कबीले वाले रह रहे हैं, अब वो दूसरे गांव के ऊपर कब्ज़ा कर ले, कब्ज़ा करने के बाद उसे वो अपने अंदर मिला लेगा। ठीक है, ऐसे 3-4 गाँव के अंदर वो अगर कब्ज़ा कर ले, अपने अंदर मिला लेगा, तो उसे कहेंगे जनपद। अगर वो करते 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 कितने और गाँवों पे, शहरों पे कब्ज़ा कर ले, तो वो बन जाएगा महाजनपद। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महाजनपद का क्या मतलब है कि अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को बढ़ा देना। एक कबीले ने दूसरे कबीले पे कब्जा किया, उसे जनपद बनाया, और एक कबीले ने 10 कबीलों पर कब्जा किया, उसे महाजनपद के रूप में बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि and the land between the Himalayas and Narmada was divided into 16 Mahajan which are mentioned in the Buddhist literature अंगुत्तर निकाय। अब देखिए 16 महाजनपद के बारे में कहाँ लिखा है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय क्या है? बुद्धिस्ट लिटरेचर। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि जो 16 महाजनपद हैं उसके बारे में कहाँ पे मेंशन है, तो वो मेंशन है अंगुत्तर निकाय में, बुद्धिस्ट लिटरेचर में। अब देखिए कौन कौन से हैं? कंबोज, गंधार, कुरु, पंचाल, चेदी, अवंती, मत्स्य, सूरसेना, कोशाला, वत्सा, मल्ला, वजिस, अंगा, मगध, काशी, अस्मका। ठीक है, ये 16 महाजनपद हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले थे कबीले, फिर बने जनपद, जनपद से बने ये 16 महाजनपद। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इनमें से 16 महाजनपद से देखिए जो मगध है, कोसाला है, ठीक है, वत्स और अवंती, ये 4 महाजन हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। आप जानते हैं कि मगध का जो साम्राज्य है कितना फेमस था। ठीक है, मगध का साम्राज्य देखिए बिहार में फैला है, जो उस टाइम का मगध था, आज का बिहार है, बहुत ज़्यादा फेमस था उस टाइम पे। यानी कि 16 महाजनपद से ये 4 महाजनपद बहुत ज़्यादा फेमस थे। सम ऑफ दीज वर रूल्ड बाय हेरिडेटरी मोनार्क बट अदर वर रिपब्लिकन और एलिगर्कल स्टेट्स रूल्ड either by representative of the people as whole और by nobility। अब देखिए इनमें से कुछ जो थे, जो इनमें से कुछ महाजनपद थे वो ऐसे थे कि जो हेरिडेटरी थे, यानी कि वंशानुगत थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई राजा मर जाए तो उसका बेटा आगे बनता रहेगा, वो मर जाए तो उसका बेटा बनेगा, यानी कि उनका वंश चलता रहेगा। इनमें से कुछ हेरिडेटरी थे तो कुछ इनमें से रिपब्लिकन थे, यानी कि उनको राजा के द्वारा चुना जाता था। ऑफ द नॉन मोनार्कियल क्लैंस the most important was the Vajis confederacy of 8 clans, the most powerful of which were the Lichvi ruling from their capital at Vaishali। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो नॉन मोनार्कियल क्लैन है उनमें से देखिए जो वजिस कन्फेडरी है उनमें से जो 8 जो क्लैन है, ठीक है, जो 8 क्लैन है यहाँ पे, उनमें से देखिए कि जो ज़्यादातर जो पावरफुल हैं वो कौन से थे? वो लिच्छवी रूलर थे। ठीक है, लिच्छवी जो वंश है, जो लिच्छवी जो रूलर है वो ज़्यादा पावरफुल थे। इनकी जो राजधानी कौन सी थी? वैशाली। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए कि लिच्छवी जो रूलर थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, तो इनकी जो कैपिटल थी वैशाली थी। आगे आपको पता है कि आगे जाके वैशाली जो मगध की कैपिटल बना था आगे जाके। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देयर वर मैट्रिमोनियल रिलेशन बिटवीन द रूलर्स ऑफ मगधा, कोसाला, वत्स, अरवंती, बट दे डिड नॉट प्रिवेंट देम फ्रॉम फाइटिंग विद वन अनदर फॉर सुप्रीमेसी। Ultimately, the kingdom of Magad emerged as the powerful and succeed in founding in empire। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बात है कि जो मगध है, कोसाला है, वत्सा और अवंती है, इनके आपस में मैट्रिमोनियल रिलेशन थे। मैट्रिमोनियल रिलेशन क्या होते हैं कि देखिए मान लीजिए कोई राजा महाराजा, ये 4 जैसे ये थे जो आपस में महाजनपद थे, ये आपस में ही शादियाँ करवा देते थे लड़का लड़की की। ठीक है, ये आपस में वंश में शादी करवा देते थे, जिससे क्या होता था कि उनको हमला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जिससे ऑटोमेटिकली जो राज है वो उनमें से उनके पास ऑटोमेटिकली चला जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, होता ऐसे था कि जो एक दूसरे के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करते थे। आजकल आप देखिए वैसा ही, जैसे इंसान की इंसान का जो शक्ल बदली है, फेस बदला है, पर नेचर वैसी है। आप देख सकते हैं उस टाइम पे जो लड़ाइयाँ होती थी वो ज़मीन के लिए हो जाती थी। ठीक है, तो आजकल भी वैसा ही है, आप देख सकते हैं, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे जो क्लैन है, यानी कि क्लैन का मतलब यहाँ पे होता है वंश। ठीक है, आप देखिए जो मगध है, कोसाला है, वत्स, अवंती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर सुप्रीमेसी चाहते थे। ये चाहते थे सबसे ऊपर हम ही रहें, जिसके लिए ये लड़ते रहते थे। अब लड़ने की बजाय इन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाने को ज़्यादा बेहतर समझा, जिससे लड़ने के बजाय अपने आप ही उनका जो राजपाट है उनमें चला जाता था। ठीक है, अब देखिए इनमें से सबसे ज़्यादा जो मगध है
वो उनकी उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आई, यानी कि इसमें से जो मगध है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन के आया, तो जिसने बहुत ज़्यादा अपना साम्राज्य को फैला लिया। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो 16 महाजनपद, इनमें से जो कुछ महाजनपद इनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। देखिए मगध एम्पायर क्या है, सिक्स से 4th सेंचुरी BC के बीच में, इनकी 200 साल तक मगध एम्पायर रहा। देखिए मगध एम्ब्रेस्ड द फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, गया एंड पार्ट ऑफ शाहाबाद एंड ग्रीव टू बी लीडिंग स्टेट ऑफ द टाइम। अब देखिए जो मगध थी उस टाइम पे यानी कि जो मगध था उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो पावरफुल था, सबसे ज़्यादा जो लीडिंग स्टेट था उस टाइम पे, ये कौन सा एरिया इसका, पटना और गया का, ठीक है। पटना का, गया का और शाहाबाद का एरिया है ये मगध का। आप देखिए जो आज का बिहार है, जो उस टाइम का जो मगध ही था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए इट्स सक्सेस वाज एट्रीब्यूट टू इट्स जियोग्राफिकल पोजीशन, एग्जांपल प्रॉक्सिमिटी टू रिच आयरन डिपॉजिट्स विच यील्डेड एफिशिएंसी वेपनरी एंड बेनिफिट्स ऑफ द फर्टाइल गंगा सोइल। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्या था, जो इसका जोग्राफिकल पोजीशन थी वो सबसे ज़्यादा इसकी मायने रखती थी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो लोहे की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा लोहे के जो वेपन थे वो इन्हीं के पास थे, और जो इनका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था, जो इनका जो एरिया था वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ था, फर्टाइल था, क्योंकि गंगा नदी के किनारे, ठीक है, गंगा नदी इनके पास पड़ती थी, गंगा नदी की जो मिट्टी है वो सबसे उपजाऊ थी, तो इनका ये सबसे बड़ा फ़ायदा रहा। आल्सो एलिफेंट वर फर्स्ट यूज़ इन वॉर। देखिए सबसे पहले मगध एम्पायर था, ऐसा था जिसने अपने युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल करते थे। सिकंदर के वापस जाने का कारण भी यही था कि एक तो यहाँ पे वो क्लाइमेट को, ठीक है, और वेदर को वो झेल नहीं पाए, दूसरा उनकी जो सेना थी सिकंदर की, उसको डर था अलेक्जेंडर की सेना को कि जो मगध का जो राजा है उसके पास जो हाथियों की सेना है जिसे वो कुचल कर मार डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो पहली बार जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि जो एलिफेंट्स है सबसे पहले किसने लड़ाई में इस्तेमाल किया था, तो मगध एम्पायर में था। आर्कियोलॉजिकल 6th सेंचुरी BC मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द NBPW यानी कि नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ए ग्लोसरी शाइनिंग टाइप ऑफ पॉटरी। अब देखिए ये NBPW क्या है, उस टाइम पे देखिए 6th सेंचुरी BC की अगर हम बात करें यहाँ पे बिगिनिंग की, स्टार्टिंग की, तो यहाँ पे देखिए जो शाइनिंग टाइप की पॉटरी थी, इनकी जो मिट्टी थी वो शाइनिंग टाइप की थी, शाइन करती थी वो। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। देखिए इससे पता चलता है कि जो इंडिया है वहाँ पे क्या है कि दूसरा शहरीकरण था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो देखिए सबसे बड़ा शहरीकरण था, दूसरा इसे माना जा सकता है। हर्यंक वंश की बात करेंगे यहाँ पे, देखिए हर्यंक वंश क्या है, ठीक है, हर्यंक वंश की बात करेंगे यहाँ पे। अब देखिए हर्यंक वंश की, देखिए द हर्यंक डायनेस्टी was originally founded in 566 BC by grandfather of Bimbisara, but the actual foundation is in the true sense is the credit of Bimbisara। अब देखिए हर्यंक वंश की शुरुआत की थी बिम्बिसारा के दादा ने, ठीक है। आप मेरे को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जो हर्यंक वंश है उनके जो बिम्बिसार के दादा है उनका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो एक्चुअल फाउंडर, एक्चुअल की जगह पे फ्रेंड्स कई बार ट्रू फाउंडर भी आ जाता है। ट्रू फाउंडर किसे कहा जाता है, वो कहते हैं बिम्बिसारा को। अब देखिए एक होता है फाउंडर, एक होता है ट्रू फाउंडर। फाउंडर का मतलब होता है जिसने उस वंश को बनाया। ट्रू फाउंडर होता है कि जिसने उस वंश को एक्चुअल में आगे बढ़ाया, ठीक है। अब देखिए बिम्बिसारा की बात करेंगे। ए कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा ही कंकर्ड अंगा टू गेन कंट्रोल ओवर द ट्रेड रूट्स इन विद द सदर्न स्टेट्स। अब देखिए वो बुद्धा के टाइम पे थे बिम्बिसारा, उसने देखिए अंगा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो सदर्न स्टेट्स हैं उनके साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। हिज कैपिटल वाज राजगीर एंड ही स्ट्रेंथ हिज पोजीशन बाय मैट्रिमोनियल अलायंस विद द रूलिंग फैमिली ऑफ कोसाला, वैशाली और मोद्रा, 3 वाइफ्स। अब देखिए पहली बात तो बिम्बिसारा ने देखिए कि उसकी जो राजधानी थी वो राजगीर थी, ठीक है। अब उसने देखिए मैट्रिमोनियल अलायंस करके जो कोसला थे, वैशाली थे, मोद्रा थे, ये इनकी जो 3 रूलिंग फैमिलीज थी, जो 3 वंश थे, इनकी जो एक लड़की से यहाँ पे शादी कर ली, उनकी जो 3 वाइफ्स थी। अब मैट्रिमोनियल अलायंस करके उसका जो साम्राज्य था, उसके जो किंगडम थी,
वो बढ़ चुकी थी। आप देखिए आगे जाके भी ऐसा होगा, जैसे हम अकबर की बात करेंगे, अगर हम पढ़ेंगे अकबर को तो वहाँ पे देखना कि अकबर ने भी जो जो राजस्थान था, ठीक है, राजपूतों से, वहाँ पे उसने मैट्रिमोनियल अलायंस की थी। ये मैट्रिमोनियल अलायंस करना एक तरीका था कि वो बिना लड़े मरे, ठीक है, वो अपना राज को एक दूसरे में शामिल कर लेते थे। द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा वाज राजगीर विच वाज कॉल्ड गिरिराज एट दैट टाइम। अब देखिए जो इसकी जो अर्लीस्ट कैपिटल मगधा वाज राजगीर, मगध की देखिए पहले जो राजधानी थी वो राजगीर थी, ठीक है, जिसे पहले गिरिराज भी उस टाइम पे कहा जाता था। इनकी जो राजगीर थी उसे गिरिराज भी कहा जाता था। हिज कैपिटल वाज सराउंडिंग 5 हिल्स द ओपनिंग ऑफ द विच वर क्लोज्ड बाय द स्टोन वॉल्स ऑन ऑल साइड। अब देखिए जो इसकी जो कैपिटल थी वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, ठीक है, 5 जो पहाड़ियाँ थी उसके सराउंडेड थी, उसके जो बीच में आप ये मान के चले कि 5 पहाड़ियों के बीच में राजगीर जो उसकी कैपिटल थी, ठीक है, वो सारी तरफ क्या था, वो पत्थरों से घिरा होता था। तो सबसे बड़ा इनको फ़ायदा यही होता था। दिस मेड राजगीर इम्प्रिंजेबल। अब देखिए राजगीर जो है इससे अनोखा बन जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे अजात शत्रु की। अब देखिए बिम्बिसारा सन हु किल्ड हिज फादर एंड सीज द थ्रोन। देखिए जो बिम्बिसारा का जो बेटा था अजातशत्रु, उसने अपने पिता को, अपने फादर को मार दिया, शासन पर कब्जा करने के लिए खुद राजा बन गया। नेक्स्ट विशाली इन कोसाला, ठीक है, और उसने वैशाली कोसाला पे भी कब्जा कर लिया। कोसाला वाज रूल्ड बाय प्रसेनजीत एट दैट टाइम। देखिए कोसाला पर उस टाइम पे कौन राजा थे, कोसाला के प्रसेनजीत राजा थे। उडैन की बात करेंगे यहाँ पे, देखिए ही फाउंडेड द न्यू कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द सन। अब देखिए यहाँ पे इसने उडैन ने यहाँ पे देखिए क्या क्या आगे जाके जो नई कैपिटल है वो पाटलिपुत्र बनाई। देखिए पहले राजगीर से पाटलिपुत्र बन चुकी है नई कैपिटल, ठीक है, जिसके ऊपर गंगा का प्रभाव था और सोन का प्रभाव था, ठीक है, गंगा और सोन नदी का जिसके ऊपर प्रभाव था। इट इज़ सेड दैट द उडैन वाज अमंग द 5 सक्सेसर किंग हु हैड एक्वायर्ड थ्रोन बाय पैट्रिसाइड। शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। फाउंडेड बाय ए मिनिस्टर शिशुनाग हु वाज सक्सीड बाय काल अशोक। द डायनेस्टी लास्टेड फॉर 2 ईयर जनरेशन ओनली। अब देखें यहाँ पे जो शिशुनाग है इसके हम बात जैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए शिशुनाग जो क्या है, इसका जो इसकी जो शुरुआत की थी वो शिशुनाग ने की थी, ठीक है, जो काल अशोक के बाद आए थे। द डायनेस्टी लास्टेड फॉर 2 जनरेशन ओनली। ये जो डायनेस्टी थी ये सिर्फ 2 जनरेशन तक ही चल पाई। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ऑफ अवंती एंड इट्स फाइनल इनकॉर्पोरेशन इनटू मगध एम्पायर। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इनका जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था वो क्या था कि अवंती की जो पावर थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब देखिए जो फाइनली वो मगध एम्पायर में आ चुका था। द मोस्ट फेमस इवेंट वाज द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू वैशाली। अब देखिए शिशुनाग ने क्या किया, अपनी जो राजधानी थी, ठीक है, जो सबसे फेमस काम था, जो राजधानी थी वो वैशाली को बना दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं नंद वंश की तरफ। नंदा डायनेस्टी में देखें यहाँ पे क्या है कि इट इज़ कंसीडर्ड फर्स्ट ऑफ द नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी। अब देखिए नंद वंश था वो पहला ऐसा जो डायनेस्टी थी, पहली सी डायनेस्टी थी जो नॉन क्षत्रिय थी, यानी कि ये क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड बाय द महापद्म नंद who added Kalinga to his empire from where he brought an image of Jinnah as a victory trophy। अब देखिए यहाँ पे जो नंद वंश है, पहली बात तो ये नॉन क्षत्रिय थे, ठीक है, ये क्षत्रिय नहीं थे। उसके बाद देखिए कि जो महापद्म नंद है इसने क्या किया, इसने नंद वंश की यहाँ पे शुरुआत कर दी, ठीक है, यानी कि नंद वंश की शुरुआत करने वाले, देखिए सीधे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि नंद वंश की शुरुआत करने वाले कौन थे। तो नंद वंश की शुरुआत की थी महापद्म नंद ने, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं आगे। उस टाइम पे देखिए उन्होंने क्या किया, कलिंगा जो था अपने एम्पायर में मिला लिया, ठीक है। हु एडेड कलिंगा टू हिज एम्पायर
फ्रॉम वेयर ही ब्रॉट एन इमेज ऑफ द जिना एज ए विक्ट्री ट्रॉफी। अब देखिए जब महापद्मनंद हैं इन्होंने जब जब इन्होंने अपने अंदर यानी कि अपने राज के अंदर जो है जब इन्होंने कलिंगा को मिला लिया तो इन्हें जिन्ना एज ए विक्ट्री ट्रॉफी, देखिए जिन्ना की इन्हें, देखिए सिंपल साहब इस लाइन का ये मतलब समझे कि ये पहला ऐसा राजा था महापद्मनंद जिसने जो कलिंगा था उसका अपने राज्य यानी कि मगध में विलय कर लिया था, यानी कि विलय का मतलब उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ही क्लेम टू बी द इकारत द सोल सोवरन हु डिस्ट्रॉय ऑल द अदर रूलिंग प्रिंसेस। अब देखिए ये समझता था वो इकारत है, ठीक है, तो यानी कि ये समझता था कि ऐसा दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा इंडिया में यहाँ पे कोई नहीं है जो उसके खिलाफ़ आ सके, यानी कि ये चाहता था कि सारे जो रूलिंग प्रिंस है उसे ख़त्म करके सिर्फ महापद्मनंद का ही राज हो, नंद वंश का ही राज हो। तो ये देखिए इसे सबसे क्रूर और शक्तिशाली राजा माना जाता था उस टाइम पे। आप देखिए कि सिकंदर भी उससे युद्ध लड़ना नहीं चाहता था, अलेक्जेंडर भी से युद्ध लड़ने से डरता था। ठीक है, तो ये चाहता था कि सारे जितने भी प्रिंस हैं उन्हें मार दिया जाए और इसके ऊपर खुद ही राज किया जाए। दैट द नंद कंट्रोल सम पार्ट ऑफ कलिंगा इज born आउट द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग खारवेल assigned to middle the 1st century BC. Alexander attacked India during the reign of Dhananand, who was called Agrimesser Ximendus by Greek writer in 326 BC. अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक देखिए कि जो नंद वंश है, जो नंद है उन्होंने कुछ भाग जो कलिंगा है, कलिंगा उड़ीसा में जो पड़ता है उसके कुछ भागों पर देखिए कंट्रोल किया था, कब्ज़ा किया हुआ था। अब देखें हाथी गुम्फा को अगर हम देखेंगे वहाँ के जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे जो खारवेल का राजा था उसने इसके बारे में नंद वंश के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अब देखिए जो 1st सेंचुरी BC है उसके मिडल में राजा जो खारवेल के जो राजा थे उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो अलेक्जेंडर था कि उसने जब धनानंद के टाइम पे जब यहाँ पे हमला करने की सोची थी तब क्या क्या हुआ था। हम पढ़ते हैं ना कि धनानंद के टाइम पे जब इंडिया में अलेक्जेंडर आया था तो वह वापस चला गया था। ये सारी चीज़ें जो है हाथी गुम्फा जो है उसकी इंस्क्रिप्शन में लिखी गई हैं जो किंग खारवेल ने लिखवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नंद जो धनानंद है उसे अग्रमेसर ज़ैमेंडस कहा जाता था ग्रीक राइटर्स के द्वारा। अगर आप ग्रीक राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे देखिए आपको यहाँ पे धनानंद का ये नाम मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। सिंपल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, बताइए कि एग्जामेंडस ये किसका नाम है? ये धनानंद का नाम है ग्रीक भाषा में। ठीक है, द नंदा was fabulously rich and extremely powerful, maintain an infantry of 2 lakh soldiers, 6,000 cavalry and 60,000 cavalry, 6,000 war elephant, which was supposedly checked Alexander army from the advancing towards Magad। अब देखें यहाँ पे ये माना जाता है कि जो नंद वंश जो नंद थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। उनके पास जो है वो 2 लाख सोल्जर थे, 60,000 कैवलरी और 6,000 जो थे वो एलिफेंट थे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आप देखिए यहाँ पे उस टाइम पे आप सोच के देखो ज़रा कि उस टाइम पे आप देखिए कि इतना यानी कि उनके पास जो कितना वो पावरफुल होगा कि जिसके बाद 2 लाख की सेना थी। आप देखिए महाजनपद तो इस हिसाब से इसलिए पावरफुल इसे माना जाता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल इसके होने का यही कारण है कि जो इसकी सेना थी वो बहुत ज़्यादा सेना थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए 60,000 कैवलरी का मतलब यहाँ पर होता है घुड़सवार सेना। आप देखिए 60,000 जो घुड़सवार सेना हो, 6,000 जो हाथी हो, ठीक है, टोटल 2 लाख सेना हो, तो अलेक्जेंडर की आर्मी तभी इससे लड़ने से डर रही थी। दे हैड डेवलप्ड एन इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम, बिल्ड कैनाल एंड कैरिड आउट इरीगेशन प्रोजेक्ट एंड हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी। अब देखें यहाँ पे क्या था, इसने जो इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम यानी कि जो टैक्स का सिस्टम था वो इफेक्टिव बनाया हुआ था, इसने कनाल बनाई हुई थी, ठीक है, और इरीगेशन के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट थे। तो साथ में इसकी क्या था, जो आर्मी भी थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। नंदा आर डिस्क्राइब एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स इन इंडिया। देखिए नंदा को फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स कहा जाता है यहाँ पे इंडिया में, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एम्पायर था, ठीक है, सबसे बड़ा जो वंश था
जो अम्पायर बिल्डर वो नंद को ही माना जाता है। ठीक है। द फर्स्ट नंद किंग डिस्क्राइब इन पुराण एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय एंड द सेकेंड पारासूरमा एंड भार्गव। देखिए नंद वंश का जो फर्स्ट नंद किंग था, यानी कि जो महापद्म नंद थे, उन्हें जो क्षत्रियों का संहारक कहा जाता थे। आप देखिए कि उन्होंने क्षत्रियों को ख़त्म कर दिया था। ठीक है। एंड सेकंड परशुराम और भार्गव। देखिए यहाँ पे ये माना जाता है कि सबसे जो पहले जो नंदवंश के राजा थे उन्होंने क्षत्रियों को ख़त्म किया, बाद में जो परशुराम है उन्होंने क्षत्रियों को ख़त्म किया। देखिए नंदवंश का आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि ये नॉन क्षत्रिय थे। द नंदा वर ओवरथ्रोन बाय द मौर्य डायनेस्टी अंडर विच मगध एम्पायर रीच द अपेक्स ऑफ इट्स ग्लोरी। अब देखिए जब नंदवंश बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था, जब धनानंद जो राजा था उसके ऊपर मौर्य वंश ने यानी कि मौर्य डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया था। आपने देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा ही है, हम आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में कि कैसे उसने धनानंद का शासन हटा के अपना शासन किया। आप देखिए 12 साल का बच्चा जिसमें इतना बड़ा साम्राज्य है। मैं चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे बता रहा हूँ कि 12 साल का बच्चा जो है जिसने धनानंद का शासन खत्म करके खुद का राज स्थापित किया, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। रिपब्लिक ऑफ ग्लुकानिकई विद इट्स 37 टाउन्स। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी जनता थी वो उसके जो 37 टाउन थे, यानी कि 37 के कस्बे थे। When Alexander reached Beas, his army refused to go further, forcing him retreat. To mark the farthest point of his advance, he erected 12 huge stone altars on the northern bank of the Beas। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था, जब वो ब्यास नदी के पास पहुँचा था तो उसकी आर्मी ने साफ मना कर दिया था कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि देखिए 10 साल हो गए थे तकरीबन लड़ते लड़ते उनको, अब वो भी थक चुके थे, उनको भी अपनी फैमिली की फ़िक्र हो रही थी उनकी सेना को। तो वो ये समझते थे, एक और उनके मन में डर था, एक तो वो पहले थक चुके थे, दूसरा क्या था कि वो यहाँ पर जो वेदर था, जो मौसम था उसको झेल नहीं पा रहे थे। तीसरा क्या था, उनके मन में डर था कि उसके बाद जो हाथियों की सेना है नंदवंश के पास, तो कहीं वो पैरों के नीचे उसके कुचल कर मार ना दे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है पॉइंट कि जो 12 तरह के जो बड़े बड़े जो ह्यूज स्टोन अल्टर, जो बड़े बड़े पत्थर थे, ठीक है, वो ब्यास नदी के किनारे थे, जिसको पार करने में उनको दिक्कत आ रही थी। रिमेनिंग इन इंडिया फॉर 90 मंथ, अलेक्जेंडर फाइनली डाइड इन बेबीलोन इन 323 BC। अब देखिए इंडिया में देखिए कि यहाँ पे 19 महीने के बाद जब वापस जा रहा था तब बेबीलोन के पास 323 BC में उसकी डेथ हो जाती है। अलेक्जेंडर इन्वेजन ओपन फॉर 4 डिस्टिंक्ट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दस एक्सपोजिंग इंडिया टू यूरोप। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, सिकंदर के इंडिया आने का कारण क्या था। सिकंदर जो था वो दुनिया का एंड देखना चाहता था कि दुनिया का एंड है कहाँ पे। एक्चुअली उसे यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की तरफ आना था। पहले ऐसे ये माना जाता था कि जो बे ऑफ बंगाल है इंडिया की तरफ, वो दुनिया का एंड माना जाता है, तो उसने बे ऑफ बंगाल की तरफ जाना था, दुनिया का एंड यहाँ पे दिखना था, तो हो नहीं पाया। ड्यू टू दिस कल्चरल कॉन्टैक्ट ए cosmopolitan school of art came up in Gandhar, which was characterized by censors art and continued till the Gupta age. It also paved the way of the unification of North India and under Chandragupta Maurya by weakening and the small states। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने नॉर्थ इंडिया के ऊपर तकरीबन कब्ज़ा कर लिया था। मौर्य वंश को थोड़ा सा उसने आगे बढ़ा दिया था, जो कमज़ोर जो छोटी छोटी स्टेट्स थी उसको उसने अपने राज में मिला लिया। तो करते करते उसने अपना राज जो था वो काफ़ी दूर तक फैला लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। बट द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ दिस एक्सपीडिशन वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइब्स विच हैड सर्वाइव फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। अब देखें यहाँ पे क्या था, इमीडिएट इफेक्ट पड़ा था यहाँ पे कि जो ट्राइब्स थी वो एकदम से ख़त्म हो रहे थे। ठीक है। अब देखिए उस टाइम पे जो ट्राइबल थे वो एकदम से ख़त्म हो रहे थे क्योंकि उसके ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य जो राज कर रहे थे। द अर्लीस्ट इंसिडेंट ऑफ जौहर इन रिकॉर्ड हिस्ट्री occurred when Alexander encountered the Sibis and Agalsoi। अब देखिए यहाँ पे जौहर की बात हो रही है, यहाँ पे ये हिस्ट्री में बहुत पुराना है। ठीक है। द लेटर सफर्ड टेरिबली for daring to resist the invader. The people of one town to number of 20,000 men
women and children set their dwelling ablaze and threw themselves into flames। अब देखिए उस टाइम पे क्या था कि जौहर जौहर देखिए जो होता था ना कि आग के अंदर चले जाते हैं सभी। अब देखिए उस टाइम पे क्या था कि इतना जन की उनके अंदर जो डेयरिंग थी, ठीक है। तो देखिए जो लोग थे वो अपना साम्राज्य जैसे छोड़ते नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो देखिए 20,000 के आसपास जो आदमी थे, औरत थे, बच्चे थे, वो एक साथ क्या था कि आग में चले गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ऐसा ही होता है कि जब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो छोटे छोटे कबीले अपने राज में मिलाने शुरू किए, ठीक है, कईयों पर कब्जा किया, तो उसकी वजह से देखिए कि 20,000 के आसपास जो थे वो कितने ज़्यादा मारे गए, आग के अंदर चले गए। जौहर की बात देखिए हम आगे भी करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लेक्चर होता है ख़त्म, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अब से रोज़ आएगा हिस्ट्री का वीडियो, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, फ्री में करिए, वीडियो देखे साथ साथ लिखते जाइए। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखिए इतनी मेहनत करते हैं, लाइक और शेयर कर तो बनता ही है। तो वीडियो देखे साथ साथ लिखते जाइए, फ्री में तैयारी हो जाएगी। अगर आपको लिखने का टाइम नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।